हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 2 है। पेडागोजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए और DET+B में, चाहे वो PRT हो, चाहे TGT हो, या सीटेट एग्ज़ाम हो, या एवरी स्टेट टेट हो। अभी जैसे हरियाणा का एग्ज़ाम जो आने वाला है स्पेशल एजुकेशन का, तो उसमें भी ये बहुत लाभदायक होगा। चाहे वो KBS हो, NBS हो, रीट हो, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म है, या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम हो, ज़रूरी है। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 21 इसलिए क्योंकि जो पिछला अभ्यास था उसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसलिए स्टार्ट है अब यहाँ से। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और साथ ही आप ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते रहें। इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन 21 है, कहता है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए समावेशी कक्षा में हमें किस प्रकार की अध्यापन अध्ययन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के अकॉर्डिंग देखना है समावेशी कक्षा में। तो पहला ऑप्शन है फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी स्पर्श आरेख, या फिर ऑप्शन डी छोटे प्रिंट वाली सामग्री। तो इसमें से जो सही जवाब है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए समावेशी कक्षा में हमें किस प्रकार की अध्यापन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, जो टेक्टाइल डायग्राम है हमें उनका यूज करना चाहिए। इस टेक्टाइल डायग्राम, क्योंकि ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी होता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि जो 22वां क्वेश्चन है जो आपके सामने है। देखते हैं, हम कह रहा है कि सीखने के लिए सार्वभौमिक ढांचा, यानी कि जो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है, उसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सभी छात्रों के लिए अधिगम को बढ़ाता है, ऑप्शन बी दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता को कम करता है, ऑप्शन सी माता पिता को प्रशिक्षण देने पर जोर देता है, ऑप्शन डी डिजाइन लर्निंग के वे अनुभव जो छात्रों के बीच अलग अलग स्तर के कौशल और क्षमताओं को समायोजित करते हैं। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि माता पिता को प्रशिक्षण देने पर यह जोर नहीं देता है, ये क्लासरूम में या सार्वभौमिक ढांचा है जो किस तरीके से हम सिखा सकते हैं जो बच्चों के लिए है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है, कह रहा है कि सफल समावेशन में क्या चुनौती नहीं है, यानी कि जो सफल समावेशन होता है, जो सक्सेसफुल इंक्लूजन है, उसमें कौन सी चैलेंजेस नहीं है, चुनौती नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए संरचनात्मक बाधा, यानी कि जो स्ट्रक्चरल कंस्टेंट होता है, बैरियर्स होता है। ऑप्शन बी सहकर्मी अस्वीकृति, यानी कि जो फियर रिजेक्शन होता है। ऑप्शन सी नकारात्मक रवैया, यानी कि निगेटिव जो एटीट्यूड होता है। या फिर ऑप्शन डी छोटे आकार की कक्षाएं, यानी कि समावेशन में क्या चुनौती नहीं है। तो सबसे जो हमारा 23 का जो आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, छोटे आकार की कक्षाएं। ये सफल समावेशन में कोई चुनौती थोड़ी है, छोटे आकार की कक्षाएं। सबसे बड़ी चुनौती तो ABC है, जो समावेशन को सफल होने से रोकती है। अब देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें दिए गए 4 ऑप्शंस में ही देना होता है, इसलिए हम उन्हीं को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो कि समावेशी शिक्षा में एक नियमित कक्षा शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है, यानी कि हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा में जो एक रेगुलर क्लासरूम टीचर होता है उसकी। तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्र और छोटे कार्य समूहों को प्रोत्साहित करना,
ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन और छात्र मूल्यांकन। ऑप्शन सी प्रत्येक बच्चे को प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करना। या फिर ऑप्शन डी दिव्यांग छात्रों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक या योजना तैयार करना, जो आईईपी होता है। तो 24 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिव्यांग छात्रों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार करना। क्योंकि ये एक नियमित शिक्षक की बात कर रहा है, कक्षा शिक्षक, ये स्पेशल एजुकेटर की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि आईईपी के लिए उसकी भूमिका नहीं है, आईईपी केवल स्पेशल एजुकेटर ही बना सकता है अच्छे से। इसलिए ये नियमित कक्षा शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके DSSB PRT में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। और यही उत्तर DSSB बोर्ड ने सही भी माना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कहता है कि श्रवण बाधित बच्चे के अनुरूप समावेशी वातावरण के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से क्या सही है। यहाँ पर देखना है कि क्या सही है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक पुस्तकों का उपयोग, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा का उपयोग, ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर का उपयोग, ऑप्शन डी स्पर्शी रेखांकन और आरेख का उपयोग। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा 25 का, वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी कि सांकेतिक भाषा का उपयोग श्रवण बाधित बच्चे के अनुरूप समावेशी वातावरण का निर्माण ये जरूरी होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि 26वां प्रश्न जो आपके सामने है। कहता है कि IYDP का पूर्ण रूप क्या है। क्योंकि फुल फॉर्म भी आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ऐसे जरूरी भी हैं। हालांकि बहुत कठिन नहीं आते हैं, बट फिर भी सिंपल तो आप जानते ही हैं, ऐसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो 26 में 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड यंग डिसेबल्ड पर्सन्स, ऑप्शन सी indifferent to young disabled persons, and option D individualized year of disabled persons। अब इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है 26 का, वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके सामने है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि NHFDC उन दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ाने के लिए एक योजना है जो ... या उससे अधिक के दिव्यांग हैं। यानी कि सीधा सा मतलब है कि उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए, तो उन्हीं को वो रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा या उन्हीं को वो मदद करती है, क्योंकि NHFDC उसी क्षेत्र में काम करती है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 50% यानी कि 50%, ऑप्शन बी 30% यानी कि 30%, ऑप्शन सी 40% यानी कि 40%, या फिर ऑप्शन डी 20% यानी कि 20%। तो 27 क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 40% या उससे अधिक होगा तो ही वो लाभ देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न जो आपके सामने है। कहता है कि साइटोमेगालो वायरस संबंधित है किससे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूं, साइटोमेगालो वायरस से CYTOLOMEGALO ये वायरस है। ये किससे संबंधित है, इससे हमें जानना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म, ऑप्शन बी अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर ऑप्शन सी बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी दृष्टिबाधिता यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑटिज्म से संबंधित है, यानी कि स्वलीनता से संबंधित है। वीडियो में बने रहें अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और बेहतर से बेहतर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न जो आपके सामने है कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों के ... युग्म की विफलता के कारण होता है। यानी कि ऐसे कौन से युग्म हैं जिनकी विफलता के कारण ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। हम देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22वें युग्म की, या फिर ऑप्शन बी 21वें, या फिर ऑप्शन
सी 30वें या फिर ऑप्शन डी 20वें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये 21 में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके सामने है। ये कहता है कि काशा डी बाम्बिनी की स्थापना किसने की। ये कासा डी बाम्बिनी की स्थापना देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रोवेल, ऑप्शन बी रूशो, ऑप्शन सी मारिया मॉन्टेसरी या फिर ऑप्शन डी रशेल। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मारिया मॉन्टेसरी। ये जो कासा डी बाम्बिनी है, ये जो एक स्कूल से रिलेटेड है, जो कक्षा 3 से या यूँ कहें कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए यह बनाया गया था मारिया मॉन्टेसरी द्वारा। तो ये कासा डी बाम्बिनी, देखिए सवाल है कैसे भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम शैशव अवस्था की कैटेगरी में है, क्योंकि उन्होंने शिशुओं की बात की है पढ़ाई से संबंधित, इसलिए मारिया मॉन्टेसरी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31वां प्रश्न जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि PWD एक्ट 1995 की केंद्रीय समन्वय समिति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा। यानी कि ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की बात कर रहा है, तो ये केंद्रीय जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है उसकी बात करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 वर्ष यानी कि 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 वर्ष यानी कि 4 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष यानी कि 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3 ईयर्स यानी कि 3 साल तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके सामने है। 32वां प्रश्न कि पोलियोमाइलाइटिस किसके कारण होता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए टेराटोजेंस, ऑप्शन बी शराब के कारण एल्कोहल लेने से, या फिर ऑप्शन सी पोलियो वायरस, या फिर ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये पोलियो वायरस के कारण से ये पोलियोमाइलाइटिस हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने है कि HEPSN दिव्यांगजनों के लिए किसको बढ़ावा देने की एक योजना है। ध्यान रखिए, दिव्यांगजनों से संबंधित है और HEPSN की बात करता है। तो ये किसको बढ़ावा देता है दिव्यांगजनों के लिए। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा या फिर ऑप्शन डी उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की बात करता है। अब ये HEPSN क्या है इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये आ सकता है और ये आता जाता रहता है, ये आ भी चुका है DSSB में। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने है कि HEPSN का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेरिडिटी एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन बी हॉनेस्टी एजुकेशन फॉर द पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन सी हरियाणा एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स या फिर ऑप्शन डी हायर एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हायर एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, ये HEPSN का फुल फॉर्म है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके सामने है। कहता है कि दो या दो से अधिक दिव्यांगता के संयोजन को क्या कहते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल है, आप तुरंत बता देंगे, फिर भी हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक समस्याएं या दिव्यांगताएं हो जाती हैं तो अगर वो उनको संयोजन को क्या कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी लोकोमोटर दिव्यांगता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या फिर ऑप्शन सी बहुविकलांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी स्वलीनता यानी कि आर्टिस्ट। तो
इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है कि जब 2 या 2 से अधिक हो जाता है यानी कि मल्टीपल हो गया, तो इसलिए बहुविकलांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके सामने है कि ओटिटिस ओटिटिस मीडिया डॉट डॉट को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ओटिटिस मीडिया डॉट डॉट को प्रभावित करने वाली बीमारी है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। ऑप्शन ए दिमाग यानी कि ब्रेन को प्रभावित करने वाली, या फिर ऑप्शन बी नाक यानी कि नोज, या फिर ऑप्शन सी कान यानी कि ईयर, या फिर ऑप्शन डी आंख यानी कि आई। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ईयर यानी कान को प्रभावित करने वाली बीमारी है और ये मिडल ईयर को प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर होता है, उसमें से जो ओटिटिस मीडिया है ये कान को प्रभावित तो करता है बट मिडल ईयर को प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके सामने है कि व्यक्ति की ठीक से सुनने की असमर्थता क्या कहलाती है। अगर वो व्यक्ति ठीक से नहीं सुन पाता है तो वो क्या है। ऑप्शन ए दृष्टिबाधिता, ऑप्शन बी श्रवण बाधिता, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, या फिर ऑप्शन डी बौद्धिक अक्षमता। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो उन्हीं को ठीक से सुनने में असमर्थता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 38वां प्रश्न जो आपके सामने है कि सिजोफ्रेनिया डॉट डॉट का एक लक्षण है। किसका एक लक्षण है। आप जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया से हम थिंकिंग नहीं कर पाते हैं सही से। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रवण बाधिता, ऑप्शन बी मानसिक रुग्णता यानी कि मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी शारीरिक अक्षमता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी दृष्टिबाधिता यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेंटल इलनेस का एक लक्षण है सिजोफ्रेनिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके सामने है कहता है कि डॉट डॉट बच्चे को और बिगड़ने से बचाता है और बच्चे को कई कौशल हासिल करने में मदद करता है। यानी कि अगर हम क्या करें कि बच्चे को और ज़्यादा दिक्कत होने, बिगड़ने या प्रॉब्लम होने से बचाता है और अन्य सारे कौशल भी हासिल करने में बाद में मदद भी करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन, ऑप्शन बी एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन सी समावेशन यानी कि इंक्लूजन, या फिर ऑप्शन डी पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर अर्ली इंटरवेंशन आप कर लेते हैं तो बच्चे को बहुत सारी चीज, कहते हैं ना कि शीघ्र हस्तक्षेप जल्दी करो ताकि बच्चा बिगड़ने ना पाए। अगर आपने जल्दी पहचान कर ली है, शीघ्र पहचान कर ली है, तो शीघ्र हस्तक्षेप भी शुरू कर देना चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है और सभी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। आप ज़रूर जुड़िए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करिए, मोटिवेशन मिलता है। अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल डिसलाइक भी किया करिए ताकि मैं सुधार कर सकूँगा उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40वां प्रश्न जो आपके सामने है कि हस्तक्षेप सबसे अच्छे तरीके से कब शुरू होता है। यानी कि अगर आपको इंटरवेंशन स्टार्ट करना है तो आखिर कौन सी उम्र है वो, या कब से आप कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शैशवकाल यानी कि इन्फेंट जो स्टेज होती है, ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल में, या फिर ऑप्शन सी जन्म से यानी कि बाई बर्थ, या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जन्म से। अगर जन्म से ही आप अच्छे से इंटरवेंशन करते हैं तो एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो जाता है और एक बेहतर उसका जो दिक्कत होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको बेहतर लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्वेश्चंस कैसे थे। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर बन सकें और किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत बेहतर है। खास करके आने वाले DSSB एग्ज़ाम के लिए भी, यहाँ तक कि NBS KBS किसी के लिए भी, हरियाणा एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको लगे कि सब ठीक ठाक है
तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी देख सकें, सीख सकें। अकेले अकेले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।